हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेशनल इनकम। सो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के कवरअप हो चुके थे। इसके अलावा हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने सारे बेसिक कंसेप्ट को कवरअप किया था। सो बेसिकली आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग फार्मूले से नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों, बेसिकली यहाँ टोटल हमें 3 मेथड देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला मेथड है हमारा प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम उत्पाद विधि कहते हैं या मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। आप लोगों को दोनों टर्म में पता होना चाहिए कि उत्पादन विधि को हम मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। सो बच्चों, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है GVA एट MP, GDP एट MP। सो ये प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है। मीन्स कि ये हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो बेसिकली मुझे एक कंपोनेंट दे रखा होगा और दूसरा कंपोनेंट निकालने के बाद मैं किसी में भी इसको कन्वर्ट करके इसी तरीके से जो मुझे क्वेश्चन में बोल रखा होगा फाइंड करने के लिए, वो मैं फाइंड कर लूँगी। सो बच्चों, तो इसका फर्स्ट मेथड है वो है प्रोडक्शन मेथड। इसके अलावा हम इसका दूसरा और तीसरा मेथड भी कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों, जो इसका दूसरा मेथड है वो है इनकम मेथड, जिसे हम आय विधि भी कहते हैं। बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है NDP एट FC, NDP एट FC। मैं ये आय विधि के फॉर्मूले की बात कर रही हूँ कि इनकम मेथड के अंदर हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो इनकम मेथड के अंदर हम NDP एट FC को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बच्चों, हमारा बचता है यहाँ पर लास्ट मेथड, जिसे हम व्यय विधि भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। उस फॉर्मूले के लिए हम यूज़ करते हैं GDP एट MP। बेसिकली हम यही वाला फार्मूला जो हम प्रोडक्शन मेथड में कंपोनेंट यूज़ करते हैं, वही कंपोनेंट हम व्यय विधि में एक्सपेंडिचर मेथड में यूज़ करते हैं। सो आई होप आप लोगों ने ये कंपोनेंट बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को कंपोनेंट नहीं पता होगा सो जब तक आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को कंपोनेंट पता होना कंपलसरी है कि उत्पाद विधि में कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, एंड आय विधि में कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, एंड व्यय विधि में कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा। सो बच्चों, आप लोग चीज़ों को जितनी जल्दी याद कर लो उतना अच्छा है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आज प्रोडक्शन मेथड उत्पाद विधि। सो बच्चों, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है बिक्री, मीन्स कि जिसे हम सेल्स भी कहते हैं इन टर्म ऑफ इंग्लिश। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, जिसे हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। और तीसरा मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? जो एज अ रॉ मटेरियल काम करती हैं। सो बच्चों, अगर बेसिकली हम देखें तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है GDP एट MP एंड GVA MP। सो बेसिकली इसका कंपोनेंट क्या है? उत्पादन विधि का कंपोनेंट है GDP एट MP एंड GVA एट MP। सो अगर यहाँ मैं बिक्री की बात करूँ तो बिक्री को हम दो तरीके से जोड़ करके फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली घरेलू बिक्री। अब ये घरेलू बिक्री क्या है? वो बिक्री जो मैंने अपने देश में ही बिक्री की है, अपने देश में ही सेल्स की है। और इसके अलावा मैं इसमें जोड़ दूंगी निर्यात, मीन्स की एक्सपोर्ट, जो सामान मैंने या जिस भी सामान की मैंने बाहर से बिक्री की है। सो यहाँ फॉर्मूला बनता है बिक्री का। सो आई होप ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि घरेलू बिक्री प्लस निर्यात हमें क्या निकाल करके देखा? बिक्री निकाल करके देखा। बट आप लोगों को एक रूल याद रखना है इसके साथ कि अगर आप लोगों को यहाँ बिक्री दे रखा होगा तो तब आप लोग घरेलू बिक्री के अंदर निर्यात को ऐड या जोड़ोगे नहीं, क्योंकि हम घरेलू बिक्री और निर्यात को जब जोड़ेंगे तब हमें बिक्री नहीं दे रखी होगी। और जब मुझे क्वेश्चन में सेल्स बिक्री गिवन होगी तो मैं क्यों घरेलू बिक्री और निर्यात को जोड़ूंगी। सो ये रूल आप लोगों को याद रखना है बच्चों। ये सारे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी रूल आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आपका पूरा आंसर इमीडिएटली गलत आएगा। सो याद रखना है कि घरेलू बिक्री और प्लस निर्यात से क्या निकल करके आएगा? बिक्री। और जब मुझे बिक्री दे रखी होगी तो मैं घरेलू बिक्री और निर्यात को ऐड नहीं करूँगी।
सो अब हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, प्लस स्टॉक में परिवर्तन, डेट इज चेंज इन स्टॉक। अभी चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड होगा, मैं इसमें से आरंभिक स्टॉक में से माइनस करूँगी प्रारंभिक स्टॉक, मीन्स कि मैं क्लोजिंग स्टॉक में से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी ओपनिंग स्टॉक को। सो तब यहाँ निकल कर के आएगा स्टॉक में परिवर्तन। फिर इसमें रूल फॉलो होगा कि अगर मुझे स्टॉक में परिवर्तन गिवन है तो मुझे आरंभिक स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर मुझे स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा आरंभिक स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को। सो आई होप बच्चों आप ये दोनों रूल्स बहुत अच्छे से याद रखोगे जो अभी हम उत्पाद विधि में पढ़ रहे हैं। सो बच्चों अगर हम लास्ट वाले की बात करें, मध्यवर्ती वस्तुओं की जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है उसके अंदर हम जोड़ेंगे घरेलू को, कि घरेलू में मीन्स कि हमने अपनी कंट्री के अंदर ही एज अ रॉ मटेरियल वस्तु को यूज़ करा, और प्लस निर्यात, निर्यात जिसे हम एक्सपोर्ट भी बोलेंगे। सो बेसिकली अब यहाँ होगा क्या कि मध्यवर्ती कब निकल करके आएगा यहाँ पर, जब यह घरेलू, जब हम घरेलू वस्तु के अंदर जोड़ेंगे निर्यात को, जिसे हम एक्सपोर्ट भी कहते हैं। सो अगर मुझे यहाँ मध्यवर्ती वस्तु नहीं दे रखा तो मैं इन दोनों टर्म्स को प्लस कर दूंगी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन होंगी। और इसके अलावा अगर मुझे डायरेक्ट मध्यवर्ती वस्तु दे रखी होगी तो मुझे घरेलू वस्तु में निर्यात को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं ऐसा तभी तो करूँगी क्योंकि तब मुझे मध्यवर्ती वस्तु फाइंड करना होगा। बट मुझे मध्यवर्ती वस्तु गिवन होगा तो मुझे इन दोनों को जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। सो बच्चों आई होप आप लोग ये सारे रूल्स बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती वस्तु, और उसमें भी कुछ रूल होते हैं। बिक्री इसमें हम घरेलू बिक्री और निर्यात को जोड़ते हैं। स्टॉक में परिवर्तन कैसे फाइंड आउट होता है, आरंभिक स्टॉक में से हम माइनस करते हैं प्रारंभिक स्टॉक। मध्यवर्ती कैसे फाइंड आउट होती है, जब हम घरेलू वस्तु में जोड़ देते हैं निर्यात, जो हमने वस्तु को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करा है। सो बच्चों अब हम इसका हैंड टू हैंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं ताकि बेसिकली हमें समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से वैल्यूज़ या फॉर्मूले को पुट करना है। सो बच्चों अगर हम बात करें, इसने बोला है ज्ञात कीजिए GVA एट FC। बेसिकली इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन मेथड यूज़ करेंगे, उत्पाद विधि को यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले इसने मुझे ध्यान दे रखा है बेचे गए उत्पाद की इकाई, और इसके अलावा इसने मुझे यहाँ दे रखा है बेचे गए उत्पाद की कीमत। सो बच्चों बेसिकली इसका मतलब हुआ कि 2000 यूनिट है। कितने यूनिट है, 2000 इकाई है यहाँ पर, और जो हर इकाई की कीमत है वो 20 रुपये है। तो हर इकाई की कीमत अगर 20 रुपये हुई तो यहाँ से बिक्री फाइंड आउट हो जाएगी। जब मैं 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ क्या निकल कर के आएगा, यहाँ निकल कर के आएगा सेल्स, बिक्री। 2 2 4 मीन्स कि यहाँ 40,000 रुपये की बिक्री निकल कर के सामने आई। सो आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने की, अगर सेल्स नहीं दे रखा तो सेल्स आप लोगों को खुद फाइंड करना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने मुझे बोला है कि GVA एट FC फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली यहाँ पर हम कौन से इसको यूज़ कर रहे हैं, उत्पाद विधि से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया GVAMP। सो पहले मैं GVAMP निकाल लेती हूँ, उसके बाद में से कन्वर्ट करती जाऊँगी GVA एट FC में। सो मुझे पता है कि GVAMP प्रोडक्शन मेथड में यूज़ होता है। उसमें क्या क्या वैल्यूज यूज़ होंगी, सबसे पहला यूज़ होगा इसके अंदर बिक्री। अब ये बिक्री मैंने यहाँ से निकाल ली है, किसने, मुझे यहाँ पर 200 यूनिट दे रखे थे और हर इकाई की जो कीमत थी वो 20 रुपये थी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से सेल्स बिक्री निकाल लिया। तो सबसे पहले मैंने सेल्स लिख लिया कि सेल्स निकल करके आई है यहाँ पर 40,000 रुपये। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले में देखते हैं। इसने मुझे बोला है कि अब यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है स्टॉक में परिवर्तन। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि क्या स्टॉक में परिवर्तन है। सो हम चेक करते हैं। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि स्टॉक में परिवर्तन। सो मुझे अभी यहाँ पर आरंभिक स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्टॉक में परिवर्तन ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि स्टॉक में परिवर्तन मुझे कितना गिवन है,
पहले फॉर्मूले का प्लस एज इट इज़ रहा क्योंकि फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है। स्टॉक में परिवर्तन मुझे दे रखा है माइनस का 500, तो माइनस का 500 मैंने एज इट इज़ उतार लिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मुझे इसने बोला है कि हमें यहाँ मध्यवर्ती वस्तु को लिखना है, माइनस मध्यवर्ती वस्तु। अब हम यहाँ ढूंढते हैं फॉर्मूले में क्या मुझे मध्यवर्ती से रिलेटेड कोई टर्म इसमें गिवन है। यस, मुझे यहाँ पर गिवन है मध्यवर्ती लागत। मध्यवर्ती लागत यहाँ पर यूज़ हुई है 15,000 की, तो मैंने डाला यहाँ पर 15,000। माइनस का साइन डलेगा, क्यों डलेगा बच्चों माइनस का साइन? क्योंकि यहाँ पे मुझे फॉर्मूले में दे रखा है कि स्टॉक में परिवर्तन के बाद हम माइनस करेंगे मध्यवर्ती वस्तु को, तो इसलिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूले के माइनस के अकॉर्डिंग ही नीचे माइनस के साइन को लगाया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आ गया 40,000 एज इट इज़ रहा, माइनस प्लस माइनस का 500 रहा, माइनस का 15,000 रहा, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गए प्लस, बट पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डेट इज़ 35। फिर 35 में से माइनस 15 करेंगे तो आएगा 24 और लास्ट का 500 एज इट इज़ रहेगा। तो उसका आंसर कितना निकला, 24,500। बेसिकली ये अभी मैंने GVA@MP निकाला है, बट अब इसने मुझे क्या बोला है कि मुझे निकालना क्या है, GVA@FC। अब यहाँ पे मुझे इसे सॉल्व करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अब मुझे एक चीज़ गिवन है। बेसिकली और एक टर्म को मैंने, एक कंपोनेंट को मैंने खुद फाइंड आउट कर लिया। पहले मैं लिख लेती हूँ कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, GVA@FC। मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि मुझे फाइंड आउट करना है GVA@FC, और मेरे पास कंपोनेंट कौन सा निकल कर के आया है, GVMP। अब मैं इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर दूँगी तो फाइनली GVA@FC निकल करके आ जाएगा। हम इसे अब करते हैं कन्वर्ट। बच्चों G से G सेम रहेगा, V से V सेम रहेगा, A से A भी सेम रहेगा, बट MP से FC जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NIT भी कहते हैं। बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करनी है, एग्जामिनर आप लोगों के मार्क्स कट कर देगा। आप लोग अभी से हैबिट बनाओ कि आप लोग यहाँ लिखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ना कि NIT। आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, आप लोगों को पूरा फुल लिखना है, NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सबसे पहले हम GVA@MP की वैल्यू देखते हैं, ये रही GVMP की वैल्यू कितने निकल कर के आए, 24,500। माइनस का एज इट इज़ रहा। अब NIT ढूंढते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यहाँ मुझे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहीं गिवन है, नो, यहाँ NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं गिवन है। बट हमें याद है कि NIT का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम अप्रत्यक्ष कर में से, मीन्स कि हम IT में से क्या माइनस कर देते हैं, ये अप्रत्यक्ष कर है बच्चों, क्या माइनस कर देते हैं, सब्सिडीज, डेट इज़ आर्थिक सहायता। हम यहाँ अप्रत्यक्ष कर ढूंढते हैं कि अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है। अगर ये अप्रत्यक्ष कर की बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो मुझे यहाँ कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, तो मैं इसको क्या एज्यूम कर लूँगी, ज़ीरो। जो चीज़ मुझे नहीं दे रखी उसको आप लोगों को ज़ीरो एज्यूम करते जाना है कि ये टर्म नहीं दे रखी तो इसको ज़ीरो मान लिया। और आगे का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, माइनस का साइन मैंने एज इट इज़ लगा दिया। उसके बाद क्या है, सब्सिडीज़, आर्थिक सहायता ढूंढते हैं अब। आर्थिक सहायता बच्चों इस न्यूमेरिकल में दे रखा है 3,000, तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगी कि यहाँ मुझे ये दे रखा है 3,000। अब हम सॉल्व करते हैं बेसिकली, तो 24,500 एज इट इज़ रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3,000, 1 2 3 ऐड हो गया और इन तीनों को जोड़ दिया, तो ऐड करने पे क्या आएगा यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 27 और 500 एज इट इज़ रहेगा, तो बेसिकली आएगा 27,500। बच्चों यहाँ से फाइनली फाइंड आउट हो गया है GVA@FC, जो हमें फाइंड करने को न्यूमेरिकल में बोला था। GVA@FC की वैल्यू यहाँ कितनी निकली, 27,500 रुपये GVA@FC। बच्चों आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली हम न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देन हम इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं।
सो बच्चों उसने यहाँ पर बोला है कि हमें NV@FC निकालना है। बच्चों ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इसने बोला कि ज्ञात कीजिए NVA@FC। सो पहली बात तो ये कि इसके अंदर मुझे पता है कि यहाँ बिक्री की बात हो रही है, यहाँ बिना बिका स्टॉक की बात हुई, तो ऑब्वियसली यहाँ कौन सी विधि का यूज़ होगा, उत्पादन विधि का यहाँ यूज़ होगा, उत्पाद विधि का। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि उत्पाद विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा, उत्पाद विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा। बच्चों अगर आप लोगों को लाइट दिखाई दे रहा है तो आप लोग ब्राइटनेस को अपने एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। सो अब मुझे पता है कि उत्पाद विधि से क्या निकल कर के आएगा, यस GVA@MP। तो ये चीज़ निकल कर के सामने आएगी। सो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, बिक्री, सेल्स। तो सबसे पहले हम सेल्स ढूंढते हैं कि सेल्स कितने की हुई है। सो यहाँ हमें बिक्री दे रखी है, तो मैंने बिक्री का लिख लिया यहाँ पर 20। इसके बाद यहाँ लगेगा फॉर्मूले का स्टॉक में परिवर्तन। तो हम यहाँ ढूंढते हैं क्या मुझे चेंज इन स्टॉक यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ पर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, बट यहाँ पर टर्म दे रखी है कि बिना बिका स्टॉक। अब ये बिना बिका स्टॉक क्या है, लास्ट में जो माल बचा है उसे हम क्या कहेंगे, बिना बिका स्टॉक। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे आरंभिक स्टॉक गिवन है, क्योंकि स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, आरंभिक स्टॉक में से हम माइनस करते हैं प्रारंभिक स्टॉक को। तो मुझे यहाँ आरंभिक स्टॉक गिवन है, बिना बिका स्टॉक, तो इसको मैंने मान लिया। आरंभिक स्टॉक जो मुझे गिवन है 2 और माइनस प्रारंभिक स्टॉक, तो प्रारंभिक स्टॉक मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं गिवन, तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये 0 है। सो इसके बाद आते हैं फॉर्मूले का माइनस मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। सो यहाँ मध्यवर्ती वस्तु गिवन है, एकल उपभोग वस्तुएं ही इंटरमीडिएट वस्तुएं होती हैं, जिसे हम एकल उपभोग वस्तुएं कहते हैं। सो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर 5 एज इट इज इसका उतार लिया। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस न्यूमेरिकल में मुझे कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, बट मैं फिर भी डेप्रिसिएशन यहाँ से फाइंड कर सकती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस टर्म में दे रखा है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। जैसे फॉर एज्यूम के लिए ये 10 लाख की मशीन है। सो ये जो 10 लाख की मशीन हुई वो मैंने खरीदी और ये 10 साल चलेगी, तो हर साल में इसको जो यूज़ करूँगी, हर एक साल जो मैं इसे यूज़ करूँगी वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से मूल्यह्रास भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। मूल्यह्रास इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, क्योंकि जब भी मैंने मशीन खरीदी तो ये 10 साल तक काम करेगी और ये हर साल जो मैं इसको यूज़ करूँगी, हर साल मीन्स कि हर एक साल की बात हो रही है, तो ये जो एक आएगा वो क्या होगा, मूल्यह्रास। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसका मूल्यह्रास भी फाइंड आउट कर सकते थे, जिसे हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। सो हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे थे GVA@MP। तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि 20 एज इट इज़ रहेगा, 20 के अंदर +2 करना है और माइनस का 5 करना है। कितने हो गए, 22 माइनस 5 कितना आएगा यहाँ पर, 17। तो GVA@MP की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पर, 17। बट हमें इसने न्यूमेरिकल में बोला था कि फाइंड आउट करना है NVA@FC। सो LHS में वो लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ लिख लिया NVA@FC। और एक कंपोनेंट जो मैंने फाइंड आउट करा है वो क्या है, GVA@MP। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम ग्रोस से नेट जाएंगे, मीन्स कि जब हम सकल से शुद्ध में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन होगा, मूल्यह्रास। आप लोगों को अगेन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, पूरा लिखना है, कंप्लीट। देन उसके बाद V से V सेम रहेगा, A से A सेम रहेगा। देन जब हम MP से FC जाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस NIT, जिसे हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। सो अब हम यहाँ वैल्यूज को पुट करते हैं कि GVA@MP की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल करके आई, 17 निकल करके आई। माइनस का साइन एज इट इज रहा। अब हम यहाँ ढूंढते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, जो अभी मैंने फाइंड करके बताया था आप लोगों को, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, उसकी वैल्यू कितनी निकली थी, डेप्रिसिएशन की 1। तो मैंने यहाँ मूल्यह्रास का लिख लिया है 1, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज़ रहा। अब यहाँ से NIT को ढूंढना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को। सो यहाँ कहीं पर भी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं गिवन है, बट मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। IT क्या है यहाँ पर,
इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे अब इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1 माइनस। अब यहाँ ढूंढते हैं सब्सिडीज, आर्थिक सहायता। सो आर्थिक सहायता यहाँ कहीं पर भी नहीं गिवन है, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये 0 है। सो जो चीज़ भी आप लोगों को नहीं गिवन होगी वो आप लोगों को उसे 0 एज्यूम करना पड़ेगा। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 17 माइनस 1 कितना हो गया 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया डेट इज़ 15। तो आंसर कितना निकला है यहाँ पर इसका 15, एंड VA एट FC। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली हम टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट उसके लिए रूल है कि आप लोगों को हर एक फॉर्मूला लर्न हुआ होना चाहिए, याद हुआ होना चाहिए। सो जब तक आप लोगों को फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे, जब तक आप न्यूमेरिकल्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में उत्पाद विधि, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं और वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, जिस विधि से अभी हमने सॉल्व करा है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम इसी तरीके से न्यूमेरिकल को और उसके नेक्स्ट वाले फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।